शायद इस देश को फिर से किसी गांधी की जरूरत है। कोई पहना है जूता तो वो आदमी को ग्लोबल वीजा नहीं मिला। सीमाओं का बंधन नहीं होना चाहिए। वो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक दूसरे का दीदार कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। लगभग 5 लाख लोग मार दिए गए। मैं मुकदमा करने कहाँ जाऊं? बिना पासपोर्ट वीजा जाना चाहते हैं तो बिना के वीजा पासपोर्ट तो वर्चुअल हो गए, उनका कोई अर्थ रहा ही नहीं। दिख रहा है, लेकिन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दे दी गई है। एक सुंदर लड़की हमें अच्छी लगी और दिल कहा कि किडनैप करके ले जाएं, ये मेरा प्राकृतिक स्वभाव है। पति पत्नी की आत्मा के साथ सोए और शरीर किसी दूसरे के साथ सोए, क्योंकि शरीर पर अधिकार नहीं है। जीवन साथी किसी दूसरे के साथ रंगरेलियां मना रहा है तो आंखें बंद कर लें। सुप्रीम कोर्ट का यह जो बचकाना बयान है, कुमारी लड़कियां बच्चा पैदा करें कि कोई भी बच्चा एडमिशन कराने जाए तो उसके पिता का नाम ना पूछा जाए। हाँ, क्या लगता है कि परिवर्तन होगा? एक और बड़ा अजीब व गरीब इसमें लिखा है कि सांसदों को प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार समाप्त कर यह अधिकार लगभग 6 लाख से अधिक ग्राम प्रधानों और सभासदों को दे दिया जाए। कभी ये सोचे थे कि हम यहाँ से बोलेंगे और अमेरिका सुनाई पड़ेगा। जिन चरित्र के लोग अब सांसद बन रहे हैं, जिन चरित्र के लोग विधायक बन रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार बनाए रखना ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। देश के 6 लाख गांव प्रधान सभासद देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मुश्किल से अभी 70-75 साल पहले भारत, बांग्लादेश, नेपाल नाम के देश नहीं थे। एक ही देश था जिसका नाम था हिंदुस्तान। एक ही देश था। भारत में हमेशा धरती माता की जय बोला गया। भारत में भारत माता की जय बोलने का फैशन अभी अभी चालू हुआ। और जो कहते हैं कि नहीं धरती माता की जय मत बोलो, भारत माता की जय बोलो, तो अगर भारत माता की जय बोलना बड़ी समझदारी का काम है, तब तो यह ज्यादा समझदारी का काम है कि भारत माता की जय क्यों बोलो, आसाम माता की जय बोलो, आसाम माता की जय, गुवाहाटी माता की जय। भारत माता की जय बोलना चाहिए, लेकिन धरती माता की जय क्यों नहीं बोलना चाहिए? मतलब आप मुझे तोते की तरह सिखा दोगे और हम तोते की तरह रट लेंगे। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए। जब आज़ादी देश को दिलाई गई तब बहुत सारे लोगों ने इस आज़ादी में भाग लिया। कितनों को हम जानते हैं और कितनों को हम नहीं जानते। इस आज़ाद देश में क्या फिर से पुनर्जागरण यात्रा जैसी चीज़ों की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि आज़ाद हुए देश में कुछ कमियां हैं? उस वक्त जब गांधी जी अपनी लाठी लेकर चले थे तब देश को आज़ादी दिलाई थी। आज फिर कोई गांधी उठकर आए हैं। तो हमें आज़ादी चाहिए या हमारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान चाहिए? आखिर क्यों पुनर्जागरण यात्रा जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एक संस्था है जिसका नाम है भागीदारी और शांति पर वैश्विक समझौता, शॉर्ट में बोलें तो GAPP। ये एक संस्था है जो पूरे विश्व में काम करती है, विश्व युद्ध पर बात करती है, देश की समस्याओं पर बात करती है। हमारे साथ हैं विश्व आत्मा जी उर्फ भरत गांधी। जैसा मैंने कहा कि शायद इस देश को फिर से किसी गांधी की ज़रूरत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनर्जागरण यात्रा, क्या मकसद है इसका? हम आज़ाद देश में रहते हैं तो क्या अब ऐसी यात्राओं की ज़रूरत है? देखिए, आज़ादी अगर शब्दों में देखें तो ऐसा लगता है देश आज़ाद है, लेकिन हम देश में घूमते हैं तो लोगों के चेहरे देखते हैं तो नहीं लगता कि देश आज़ाद है। अगर देश आज़ाद होता तो लोगों के चेहरे पर चमक होती। ऐसा लगता है कि अधिक बहुसंख्यक लोग, मेजॉरिटी इस देश में सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रही है, अपनी रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, पेट के लिए संघर्ष कर रही है। अभी उनके व्यक्तित्व विकास की बात बहुत दूर की बात है। इसलिए मुझे लगता है कि आंखें खुली हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। इसलिए पुनर्जागरण की ज़रूरत है। आपकी जो संस्था है, बड़ा सा नाम है, भागीदारी और शांति पर वैश्विक समझौता, इसके बारे में पहले कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, एक संस्था थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, व्यापार और तटकर पर सामान्य समझौता, जिसमें पूरी दुनिया के व्यापारियों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फ्रीडम हासिल कर ली और पूरे संसार के देशों को टैरिफ लगाने का राइट खत्म हो गया। एक तरह से दुनिया की जो इकोनॉमिक वॉल थी, दीवार थी, बाउंड्री थी, वो गिर गई। लेकिन वो
व्यापारियों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स के लिए गिर गई, लेकिन श्रमिकों के लिए रह गई। अगर हम कार बनाते हैं तो दुनिया में बेच सकते हैं, लेकिन मेरे पास केवल श्रम बेचने के लिए है, तो हमें पूरी दुनिया के देशों में कैद करके रखा गया है। वहाँ वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत है। यानी हम जूता पहने हैं तो जूता पूरी दुनिया में घूम सकता है, उसको ग्लोबल वीज़ा मिल गया उस गैट की संधि से। लेकिन अगर कोई पहना है जूता तो वो आदमी को ग्लोबल वीज़ा नहीं मिला। तो हमें ग्लोबल राइट चाहिए पूरे संसार के लोगों को। जैसे उनको नेशनल राइट मिले, कंट्रीज के अंदर राइट मिले, उसी तरह ग्लोबल राइट दिलाने के लिए एक नई संस्था उसी तर्ज पर बनी है, गैट के समानांतर गैप। सीमाओं का बंधन नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि आज के इस इंटरनेट की दुनिया में क्या इंटरनेट की कोई बंधन है? अमेरिका से इंडिया के लोग दुनिया भर में रोज फ्री ऑफ कास्ट अबाउट बात कर रहे हैं। वो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक दूसरे का दीदार कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। ये गजब की बात है। तो इसलिए ये कंट्रोडिक्शन है कि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें स्टेट मशीनरी को अपग्रेड करना होता है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई, लेकिन हमारी स्टेट मशीनरी बहुत पीछे रह गई। एक लैग पैदा हो गया है। उस लैग को भरना इस गैप का और विश्व परिवर्तन मिशन का उद्देश्य है। ये तो आपने बात अपने उस संस्था की बताई। एक मेरे पास ये पम्पलेट है, इसमें बहुत सारी समस्याएं देश की लिखी हुई हैं। तो आपने जो पुनर्जागरण यात्रा शुरू करी है, तो किस किस पॉइंट पर देश के लिए काम करेंगे? देखिए, ऐसे तो मैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर लिखने वाला आदमी हूँ। बहुत सारी पुस्तकें हमने लिखी हैं, लेकिन उसमें से चुन करके हम लोगों ने विचार बनाया कि 15 बातें अभी सिलेक्टेड लोगों के सामने रखनी चाहिए जो बहुत अर्जेंट हैं। और उन 15 बातों में से रोज़गार के लिए है कि लोगों को मशीनों का जो विस्तार हो रहा है, मशीनें लोगों का रोज़गार कब्जा कर रही हैं। तो अब लोगों का जीवन तभी संभव होगा जब लोगों को रोज़गार का अधिकार अब उनका फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार बने, और भारत के आर्टिकल 21 का अपग्रेड किया जाए। उसमें कम से कम 21A जैसी कोई चीज़ जोड़ी जाए, जिसमें व्यक्ति उस अधिकार के नाम पर उस रेफरेंस देते हुए कोर्ट में जाए और वो कह सके साहब मेरे पास रोज़गार नहीं है, तो अदालतें आदेश दे सकें कि भाई इस व्यक्ति को जीने का हक है, और उस जीने के हक के तहत या तो सरकार इनको सरकारी नौकरी दे। रोज़गार का मतलब ये नहीं कि कोई 2000 रुपया महीने में पा रहा है तो रोज़गार हुआ। गरिमा के साथ जीने का अधिकार। तो या तो सरकार उनको सरकारी नौकरी दे, तो जब तक नौकरी न दे पाए तब तक उनको 11,900 रुपया 2025 की कीमतों पर उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का कोर्ट ऑर्डर कर दे। लोग नेताओं के, पार्टियों के चक्कर लगाने के बजाय अदालतों में चले जाएं। इंस्टेंट इसकी ज़रूरत है। अब इतना टाइम नहीं रहा कि कोई पार्टी आएगी, 5 साल वादा करेगी, फिर पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा, फिर 5 साल आएगा, फिर 5 साल आ गए, सब बहुत लोग मर जाएंगे। तो लगता है कि इतनी बड़ी मांग कोर्ट में जाने से पूरी होगी? मेरे को लगता है कि लोकतंत्र है, अगर है और लोगों को रोजगार की जरूरत है, अगर लोग चाहेंगे और सरकार अगर लोगों की है, तो निश्चित रूप से वो अगर का सवाल नहीं होगा ही होगा। और अगर लोगों की मांग सरकार नहीं सुनती है, तो इसका ये सबूत होगा कि सरकार लोगों की नहीं है। तो फिर लोग सोचेंगे कि हमें कैसी सरकार चाहिए, तो फिर पूरे राजनीतिक ढांचे के परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। हम उस पर भी तैयार हैं बात करने के लिए। लेकिन हम तो मानते हैं कि अभी अगर लोगों का जन जागरण हो जाए, एक पुनर्जागरण हो जाए, और लोग पुरानी बातें जो असली समस्याओं के नकली समाधान मांगते हैं, तो वो जो उनको नकली जो डिमांड करती है पब्लिक, अगर वो पूरी भी हो जाए तो उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली। वो खड़िया मिट्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि खड़िया मिट्टी को टैबलेट के फार्म में उन्हें पैकिंग में बंद करके दे दो, वो खा लें। खड़िया मिट्टी से इलाज नहीं होना। तो लोगों को भी ये भी नहीं मालूम कि उन्हें सरकार से मांगना क्या चाहिए। हम उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि सरकार से ये मांगना बंद करो, ये चालू करो। लोग कहते हैं, कहना है कि हम गलत सरकार चुन रहे हैं। नहीं, मेरे को लगता है कि जो चुनाव प्रणाली है, वो चुनाव प्रणाली लोकतंत्र नहीं आने देना चाहती।
मतलब हमने जो इलेक्टोरल सिस्टम अपनाया है वो उस सिस्टम इनबिल्ट है, उसका इकोसिस्टम है कि लोकतंत्र पैदा ना होने पाए। इसलिए हमें इलेक्टोरल सिस्टम पर भी बात करनी पड़ेगी। हमें अल्टरनेट इलेक्टोरल सिस्टम चाहिए जिससे वास्तव में लोगों की इच्छाएं, उनकी अपेक्षाएं, उनके विल जिसे कहते हैं जनरल विल, वो रिफ्लेक्ट करे राज्य के फैसलों में, जो आज नहीं कर रही है। तो सरकार क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर चुनी जा रही है, क्या मानते हैं आप? देखिए, सरकार हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर चुनी जा रही हो या अपर कास्ट ओबीसी पर चुनी जा रही हो, जी हाँ, या किसी रीजनल ग्राउंड पर चुनी जा रही हो, या लैंग्वेज के सवाल पर चुनी जा रही हो, ये तमाम तरह की बातें जो आज चुनाव के मूल आधार होते हैं। ये देखो, एक कहावत है कि कुछ किया कर और ना कुछ काम हो तो पैजामा उधाड़ कर सिया कर। अच्छा, तो ये पैजामा उधाड़ कर सिलना है, सिलना है ये, क्योंकि सरकार को पब्लिक के लिए कुछ करना नहीं है, करना नहीं है, क्योंकि सिस्टम अलाउ नहीं करता, हाँ, कुछ करना ही नहीं है। तो सरकार को नहीं करना है, पार्लियामेंट को कुछ नहीं करना है, पब्लिक को छोड़ देना है। उनकी केवल एक ही चिंता है कि हम कैसे चुनाव जीते। कैसे चुनाव जीते। तो चुनाव जीतने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि लोगों की तकलीफें दूर करने के बजाय वो कोई कॉमन इशू जो हो लोगों के दिमाग में, उसमें उलझाए रहें, उसको भड़का देना और भड़का करके वो बल्क में वोट खींच लेना और चुनाव जीत लेना। तो ये पैजामा उधेड़ कर सिलने का काम है। तो चूंकि जो सरकारें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो लोगों की ज़रूरतों से डीलिंग हो गई हैं और उनकी ज़रूरतों की तरफ वो आंख उठा के देखना भी नहीं चाहते। इसलिए उनको ये कह दिए हैं कि देखो, आप अपने घर में जैसे हो मरते रहो, बस इतना ज़रूर करो कि अपनी जाति, अपने धर्म का आदमी को चुनाव में वोट दे के उसको MP MLA बना दो, और MP MLA मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के वो काजू किशमिश बादाम खाएगा और डकार लेने के लिए तुम मुंह खोलना क्योंकि तुमने वोट दिया है। तो अब लोगों को भी ऐसे लगता है कि मेरा MP बन जाएगा, मेरी जाति का, मेरे धर्म का MP बन जाएगा, तो और वो काजू किशमिश खाएगा तो मुझे डकार आएगी। तो ऐसा कभी होना नहीं है। तो लोगों को ही नहीं मालूम कि किस मुद्दे पर वोट देना है, लोगों को ही नहीं मालूम कि मुद्दा ही क्या है, लोगों को यही नहीं मालूम कि हमें मांगना क्या चाहिए, लोगों को ये नहीं मालूम कि जनप्रतिनिधि यानी नेताओं और पब्लिक का रिश्ता क्या है, उन्हें यही नहीं मालूम कि हम वोट देने क्यों जाते हैं, उनको यही नहीं मालूम कि लोकतंत्र क्या है, उनको यही नहीं मालूम कि प्रजातंत्र का में वोटर की हैसियत क्या होती है, ये कुछ भी नहीं मालूम। वो तो एक रस्म है वोट देने का, वो रस्म निभाने चले जाते हैं। जैसे लोग तीज त्योहार, ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, वैसे उनके लिए एक त्योहार है, वो त्योहार मनाते हैं, वो मना के आ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आंखें खुली हैं लेकिन आंखों में कुछ दिख नहीं रहा, पुनर्जागरण की जरूरत है। लेकिन विश्वात्मा जी, इतना बड़ा देश है, आप 4, 6, 8, 10 लोगों की टीम बना लीजिए, कि 20 लोगों की टीम बना लीजिए, कैसे लोगों तक पहुंचेंगे और कैसे समझाएंगे कि ये जो वोट वाला फेस्टिवल है इसको फेस्टिवल मानना छोड़ दें? देखिए, ऐसे तो हमने बहुत सारी पुस्तकें लिखी यही समझने के लिए कि लोगों की आंखें खुल जाएं और खुली आंखों से कुछ दिखना शुरू हो जाए। लोगों को जब तक मेरी पुस्तकें पूरी हुई तब तक यूट्यूब आ गया, तो लोगों ने कहा कि नहीं, किताब नहीं पढ़ेंगे, यूट्यूब में सुनेंगे। फिर हमने लाइव ट्रेनिंग देने को शुरू किया लोगों को। लगभग हमने 1 लाख लोगों को ट्रेंड किया और लंबे समय तो 2-2, 4-4 दिन अपने पास रख करके ऐसा। अच्छा। अब वो 1 लाख लोग भी तैयार हुए और उसकी लाइव रिकॉर्डिंग हुई। अब हमारे यूट्यूब चैनल पर आप विश्वात्मा भरत गांधी सर्च करोगे, बहुत सारे वीडियो आएंगे, लगभग हर विषय पर आएंगे। फिर क्या हो गया मामला कि सब नहीं, वही वीडियो देखे जाएंगे, वही चैनल देखे जाएंगे जिनके सब्सक्रिप्शन कम से कम 10 लाख 20 लाख से ऊपर हो। एक सर्टिफिकेशन हो गया कि जिसके सब्सक्रिप्शन 10-20 लाख से ऊपर होंगे उसी में कंटेंट होगा, और जिनके कम सब्सक्रिप्शन हो उसमें कंटेंट नहीं होगा। हमने कहा कि भाई सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ेगा? तब पता चला पैसा देना पड़ेगा।
तो अभी पैसा देना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई अपने अब पैसा कैसे दे, एक रिफॉर्म करने वाला आदमी जो सुधार की बातें करने वाला है, जिसने पूरी ज़िंदगी दे दिया हो रिफॉर्म के लिए, उसने पैसा ही ना कमाया हो, अब पैसा कहाँ से लाएं। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो फेसबुक वालों से बात करते हैं, उनको एक विज्ञापन दे देते हैं, एक वीडियो हमने उनको दे दिया। फेसबुक वालों ने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा इसमें पॉलिटिकल कंटेंट है, हाँ। तो इसलिए हम आपको बूस्ट अलाउ नहीं करेंगे और हम आपको पब्लिक तक नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने रोक दिया। अब ऑप्शन क्या था? ऑप्शन यही था कि अब लोगों के बीच डायरेक्ट जाएं। आप ठीक कहते हो कि इतना बड़ा देश है, लेकिन हमारे लिए एक शोध का भी विषय है कि हम डायरेक्ट लोगों के बीच जाते हैं तो लोग हमें हमारी बातों के प्रति कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर हम स्टूडियो में बातें करेंगे या फिर हम लाइव ट्रेनिंग में बातें करेंगे तो हमें लोगों के रिएक्शन नहीं पता चलते। हमारी लाखों लाखों लोगों की सभाएं होती है, मैं उसमें बोलता हूं, लोग मुझे सुनते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं सुनता। तो ये पूरा कम्युनिकेशन विन वे होता है। तो ये टू वे हो, इसके लिए हम एक शोध के तौर पर, रिसर्च के तौर पर, ये मेरे लिए एक स्टडी है कि हम अपनी बातें जनरल पब्लिक को कहें और उनकी भाषा में बोलने के लिए जब वो हमारे सामने ही होंगे तो हमें मजबूरी होगी कि हमें ऊपर से नीचे आकर के इंटेलेक्चुअल से पैगंबरत्व की भाषा में बात करनी पड़ेगी। अच्छा। तो वो मेरे लिए भी एक चैलेंज है, उसको मैंने स्वीकार किया है। आने वाले दिन में देखेंगे कि हमारा ये मॉडल कामयाब होता है तो इस तरह से हमारे बहुत सारे लाखों समर्थक हैं, वो छोटी छोटी यात्राएं पूरे देश में निकालना शुरू कर देंगे। तो ये टीम एक नहीं होगी, वो हो सकता है 20,000 टीम हो जाए, और वो 20,000 टीम चाहेगी तो थोड़े ही दिनों में पूरा देश की आंखें भी खुली होंगी और उन आंखों से कुछ दिखना भी शुरू हो जाएगा। आपके इसमें कुछ पॉइंट्स हैं युद्ध को लेकर कि जिस तरह से विश्व में जगह जगह युद्ध शुरू हो जाते हैं, इस पर कैसे आप काम कर रहे हैं? देखिए, एक अजीबोगरीब बात है। मैं जब बहुत अपने स्टडी लाइफ में था तो मैं पूरे यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर पढ़ता था और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ता था। उसमें मुझे लगा कि देश के अंदर तो कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ, लेकिन दुनिया के लेवल पर कोई कानून का शासन नहीं है। वहाँ हम किसी के घर में आग लगा दें तो वो मेरे खिलाफ मुकदमा करेगा और पुलिस मेरे को गिरफ्तार करेगी, अदालत मुझे सजा देगी। लेकिन दुनिया में एक देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे राष्ट्रपति के घर में आग लगा दे, तब वहां न कोई पुलिस गिरफ्तार करेगी, न वहां पर उसकी कोई अदालत सजा देगी, न वैसे मामले में मुकदमा दर्ज करने के लिए कोई दुनिया का थाना है। इंटरनेशनल कोर्ट मानते हैं कि वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट तो बिना दांत के और बिना नाखून के है, उसकी भूमिका सलाहकार की है। इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने वारंट जारी किया हुआ है नेतन्याहू के खिलाफ, जेनोसाइड, ह्यूमन जेनोसाइड का। कौन सी पुलिस है दुनिया की जो जाके नेतन्याहू को अरेस्ट करेगी? ऐसी कौन सी पुलिस है जहां उनका मुकदमा चलेगा, जहां उनके खिलाफ सजा होगी? कौन सी दुनिया की जेल है कि कोई देश का राष्ट्रपति गिरफ्तार होगा, किसी देश का प्रधानमंत्री गिरफ्तार करके रखा जाएगा? तो कहां से कानून बनेगा? यस, ये ट्रीटी से बनेगा। जैसे दुनिया में तमाम संधियां हुई हैं, समझौते हुए हैं, इसी प्रकार पूरे दुनिया के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को मिलकर के एक ट्रीटी संधि करनी पड़ेगी कि दुनिया में कोई भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश पर हमला करेगा तो ये हमला एक घर का हमला दूसरे घर पर माना जाएगा। उसके मामले में दुनिया की कोई थाना होगा, उस थाने में FIR दर्ज किया जाएगा, उसमें विधिवत अरेस्टिंग होगी, उस पर जांच होगी और जांच के बाद कोर्ट में मुकदमा चले और मुकदमे में उसको अगर गलती पाई जाती तो सजा मिले। इस तरह का जो डर है जो देशों के नागरिकों के बीच में है, इसीलिए वो अपराध नहीं करते। यही डर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों में पैदा होनी चाहिए। तो देश भर के, जो दुनिया भर के देश हैं, उन तक अपनी बात आप कैसे पहुंचाएंगे? ये देखिए, इसके लिए हमने काठमांडू में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 प्रस्ताव पास किए और 10 अप्रैल पिछले साल 2024 को हमने 192 देशों के राष्ट्रपतियों को अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा और उसमें ये जो बातें हम आपको कह रहे हैं, ये सारे सुझाव हमने उनको दिए और उनको कहा कि भाई एक ट्रीटी बनाओ, और वो ट्रीटी का ड्राफ्ट भी हम बना के देने को तैयार हैं। उसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड करके यूनाइटेड नेशनल गवर्नमेंट बना दिया जाए, UNG बना दिया जाए। जैसे 2015 में जब वर्ल्ड वार हो गई
तो उसको अपग्रेड करके फिर यूएनओ बनाया गया, यूएन लीग को यूएनओ बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह अब यूएनओ दुनिया में वार नहीं रोक पा रहा है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को नहीं रोक पा रहा है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को नहीं रोक पा रहा है, इकोलॉजी की प्रॉब्लम्स को नहीं रोक पा रहा है, तो वो डिफंक्ट हो गया है। ऐसी स्थिति में उस इंस्टीट्यूशन को अपग्रेड करने की जरूरत है। यह रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव हमने रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में पूरी दुनिया के 192 देशों के राष्ट्रपतियों को भेजा है जो यूएन के मेंबर हैं, इंक्लूडिंग। रिप्लाई आया? अभी देखो, ये भी एक गजब की बात है। इसमें पर पूरी दुनिया की संधि है कि एक देश के नागरिक का कोई प्रस्ताव अगर दूसरे देश में जाता है और उस देश का नागरिक, सरकार उनको जवाब दे देती है दूसरे देश के नागरिक को, तो ये उल्लंघन माना जाता है। अरे हाँ, मतलब ये भी गजब की बात है, ये गजब का राजनीतिक अंधविश्वास है। सर, आप जिस पॉइंट पर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये तो बिल्कुल एक नई बात हो गई। लोग ध्यान नहीं देते। हाँ, लोग ध्यान नहीं देते। लोग सोचते हैं कि हमें अपने घर में झाड़ू पोछा लगा के साफ रखना है और हमें अगरबत्तियां लगा के घर में रखनी है, लेकिन घर के बाहर कोई मरा हुआ कुत्ता डाल दे तो उसकी बदबू इतनी तेज होगी कि आपके घर की अगरबत्ती को दबा देगी। लोग अपने घर के मामले में मशरूफ हैं। हाँ, बिल्कुल बहुत मशरूफ हैं। वो सोचते हैं हमने घर ही सुधार लिया बहुत है, हमने घर में दिया जला लिया बहुत है, हमें दुनिया के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ना सोचें, लेकिन दूसरे लोग हमारे बर्बादियों के लिए सोच रहे हैं, इसलिए हमें पूरी दुनिया के बारे में सोचना पड़ रहा है। मैंने ये उन सभी कॉन्ट्रडिक्शंस को पॉइंट आउट किया है जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो दुख है, वो केवल हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है, हमारे नेता जिम्मेदार नहीं है, हमारे अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, वो दुनिया के दूसरी शक्तियां, देश के बाहर की शक्तियां जिम्मेदार है। अच्छा, जैसे मान लो कि यूक्रेन को लोगों को जीने का अधिकार था, उनके कॉन्स्टिट्यूशन देता, सरकार ने जिम्मेदारी दी कि हम आपकी गारंटी देंगे जीने की। रूस ने उन पर अटैक कर दिया और बताते हैं कि लगभग 5 लाख लोग मार दिए गए। अब उसमें यूक्रेन की सरकार की क्या गलती थी? अब इसमें मान लो कि हमारा घर पे आपने मिसाइल गिरा दी, हमारे घर को, लोगों को, परिवार को मार दिया, मैं मुकदमा करने कहाँ जाऊं? मुकदमा? मेरा थाना कहाँ है? बिल्कुल सही बात। कि मैं, कौन सी पुलिस है, कौन सी अदालत है जहां मुझे जस्टिस मिलेगी? यूक्रेन के 5 लाख लोगों को न्याय कौन देगा? गजा के 46,000 लोगों को जस्टिस कौन देगा? यमन के, लीबिया के, सीरिया के जो लाखों लोग मार दिए गए, आज भी मारे जा रहे हैं, उनको न्याय कौन देगा? उनको जस्टिस कौन देगा? क्या आप चाहते हैं कि जस्टिस के अभाव में पूरी दुनिया टेररिस्ट बन जाए? ऐसा क्यों होना चाहिए? इसलिए अगर हम देश के अंदर रूल ऑफ लॉ, कानून बनाए, पुलिस बनाए, अदालत बनाए, सरकार बनाए, इसी तरह हम दुनिया के स्तर पर यही काम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। जब आज हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आज एक देश दूसरे देश को इन्फ्लुएंस कर रहा है, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से भी, तो हमारे दोनों के बीच जब इंटरेक्शन हो गया तो हमारी कोई कॉमन स्टेट, कोई कॉमन पार्लियामेंट, कोई कॉमन गवर्नमेंट, कोई कॉमन करेंसी प्रिंटिंग एजेंसी, ये सब क्यों नहीं होनी चाहिए? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी ग्लोबल राइट्स हैं, हमारे वैश्विक अधिकार हैं। युद्ध से सुरक्षा पाना मेरा देश का अधिकार नहीं है, हमारा वैश्विक अधिकार है। इसी तरह से हमारी धरती सुरक्षित रहे, इतनी गर्म ना हो जाए कि पूरी हम लोग मर जाए या हमारी स्किन डिजीज हो जाए, हमें कैंसर हो जाए। तो धरती को एक सुंदर धरती, सुरक्षित धरती, हेल्दी धरती पाना, ये हमारा ग्लोबल राइट है, ये हमारी सरकार नहीं कर सकती। इसलिए हमारे जितने भी ग्लोबल राइट हैं, ऐसे 21 ग्लोबल राइट्स, अगर हम मान लो किसी दूसरे देश की लड़की से प्रेम करते हैं तो उससे शादी कर पाना, विवाह कर पाना मेरा ग्लोबल राइट है। मैं दुनिया के किसी भी देश में जाऊं, वहां पर पढ़ लिख पाना, वहां से रोजगार करना, रोजी कर पाना मेरा ग्लोबल राइट है। मैं किसी भी देश में जहां मेरा श्रम की कीमत बहुत अच्छी मिलती है, उस देश में जाकर मैं रोजगार कर पाऊं, नौकरी कर पाऊं, श्रमिक का काम कर पाऊं, ये मेरा ग्लोबल राइट। बिना पासपोर्ट वीजा जाना चाहते हैं? बिना वीजा पासपोर्ट के जाना कोई मतलब नहीं रह गया। जब टेक्नोलॉजी ने हमें एक दूसरे से बात करने का मौका दे दिया, हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, 24 घंटे की फ्रीडम दे दी, तो अब आपके वीजा पासपोर्ट तो वर्चुअल हो गए, उनका कोई अर्थ रहा ही नहीं। मतलब आप दीवार के उस कोने पर हैं, हम दीवार के इस पार हैं, लेकिन अगर हमें कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम देखने लग जाएं, तो दीवार का अर्थ समाप्त हो जाता है। इसलिए दुनिया के बॉर्डर्स, नेशनलिज्म की पुरानी परिभाषा, सिटीजनशिप,
नागरिकता की पुरानी परिभाषा, सोवरेनिटी संप्रभुता की पुरानी परिभाषा, राज्य स्टेट की पुरानी परिभाषा अब ये आदमी की छाती पर बोझ बन गए। इनको जल्दी से ना उठा के फेंक दिया गया तो ये बोझ पूरी दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन को मार डालेंगे, और जो कहा जाता है कि कुछ लोग डीप पॉपुलेशन का एजेंडा चला रहे हैं वो लोग कामयाब हो जाएंगे। आपकी इसी उसमें पॉइंट और एक मुझे दिख रहा है, लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दे दी गई है, कैसे देखते हैं इसे? मैं ये मानता हूँ कि पतित होने के लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती। आप किसी गड्ढे में गिरना चाहते हो तो आप लेट जाओ, लुढ़कते लुढ़कते नीचे चले जाओगे। लेकिन किसी पर्वत पर चढ़ना चाहते हो तो श्रम करना पड़ेगा। जो चीज़ हमें प्राकृतिक रूप से अच्छी लगती है, एक सुंदर लड़की हमें अच्छी लगी और दिल कहा कि किडनैप करके ले जाएं, ये मेरा प्राकृतिक स्वभाव है। लेकिन सुंदर लड़की दिखी और मुझे मेरे दिल में डर पैदा हो जाए कि इतनी सुंदर है कि इसके ऊपर खतरा है, तो ये जब तक घर न पहुंच जाए मैं इसके आसपास मंडराता रहूं, और जब ये घर पहुंच जाए तब मैं अपनी गाड़ी डाइवर्ट करूं अपने घर की तरफ। ये संस्कृति बोध है। तो प्राकृतिक ढंग से जीने का मतलब क्या है? हिरन को शेर खा जाता है, उसकी प्रकृति है। सुंदर लड़की को अपहरण कर लेना एक पुरुष का प्रकृति है। प्राकृतिक जीवन नहीं, हमें सांस्कृतिक जीवन चाहिए। एडल्ट्री एक्ट जो था 497, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसने कहा कि शादी के बाद स्त्री का अधिकार पुरुष के शरीर पर नहीं होता और पुरुष का अधिकार स्त्री के शरीर पर नहीं होता। सर मतलब ये है कि आप पुरुष यानी पति पत्नी की आत्मा के साथ सोए और शरीर किसी दूसरे के साथ सोए, क्योंकि शरीर पर अधिकार नहीं है। उल्टा इसका भी है कि पत्नी पति की आत्मा ले ले और सोए और उसकी शरीर किसी दूसरे के साथ सोए, और यह देखें कि मेरा जीवन साथी किसी दूसरे के साथ रंगरेलियां मना रहा है तो आंखें बंद कर लें। ऐसा संभव है? इस तरह के जजमेंट देने से पहले सुप्रीम कोर्ट कुछ सोचता है? क्या ऐसा उनके परिवारों में ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल। क्या उन्होंने अपने परिवार की संस्कृति को पूरे देश पर थोप दिया? देश से पूछा जाना चाहिए कि क्या यह बात देश के लोगों को स्वीकार है कि उनकी पत्नी दूसरे के साथ सोए और रिश्ते बनाए और वो आंख बंद करके दूसरे रूम में जाके सो जाएं? यही पत्नी का उसका पति अगर मुंह मारता फिरे इधर उधर तो पत्नी आपत्ति न करे, क्योंकि उसके शरीर पर अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह जो बचकाना बयान है, ये फैसला है, इस पर जनमत संग्रह होना चाहिए था। सरकार को इस पर संसद में बिल पेश करना चाहिए था और देश में पूछा जाना चाहिए था। इस पर मीडिया में बहस नहीं हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि लिव इन रिलेशन को प्रमोशन मिला। लोगों को लगा जब शरीर पर अधिकार ही नहीं है तो शादी क्यों करना? तब साथ में रहो, पति पत्नी लड़के लड़की रहो, रूम पार्टनर की तरह, और जब ना पटरी खाए तो चले जाओ, लेकिन बच्चे पैदा हो जाए तो क्या करो? अनाथालय में भेजाओ। ठीक है, हम किस तरह का समाज पैदा कर रहे हैं? फिर इसी तरह से आगे कुमारी लड़कियां बच्चा पैदा करें। हमारे देश में जरा जनमत संग्रह कराइए कि कितने परिवार चाहते हैं कि कुमारी लड़कियां बच्चा पैदा करें। सरकार ने पूरे देश भर के स्कूलों को एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, एक सरकारी आदेश दे दिया कि कोई भी बच्चा एडमिशन कराने जाए तो उसके पिता का नाम ना पूछा जाए। हाँ। यानी गजब की बात है। मतलब कि कोई भी स्त्री को, लड़की को यह अधिकार दे दिया कि आप बच्चे पैदा करो और कहीं से भी बच्चे पैदा करो, और स्कूल में जाओ, बच्चे का नाम लिख जाएगा, आप उसके बाप का नाम मत बताना। हमारे समाज, हमारे देश का समाज ये बात मानता है, मानने को तैयार होगा। सरकार ने ये बातें छिपाई गए, विदेशी सभ्यता से सीख रहे हैं। मामला ये है कि वो विदेशी हैं कि जंगली हैं। विदेश को तो गलत कहना ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि वो एक जंगली सभ्यता हो सकती है, जानवरों सभ्यता हो सकती है। लेकिन उसे विदेश कहने, विदेश में भी बड़ी अच्छी बातें हैं, दूसरों के लिए मैं भी विदेश हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो जानवरों सभ्यता है, इंसान को जानवर की तरफ बढ़ना, ये पतन है। ये पतन स्पर्धा है, ये प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक एडल्ट्री को कंट्रोल करने के लिए नया कानून आना चाहिए। उसके लिए हम जनमत बना रहे हैं। हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने परिवारों को मंदिर बनाओ, उसको पूजा घर बनाओ, मस्जिद बनाओ, चर्च बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, लेकिन उन्हें कोई व्यभिचार का अड्डा मत बनने दो। तो इसलिए एक कानून बन जाए जिसमें व्यभिचार को रोकने के जितने भी प्रोविजंस हैं सब कर दिए जाएं। कुंवारी लड़कियों को बच्चा पैदा करने के अधिकार पर रोक लगाई जाए। एक्सीडेंटली कोई बात होती है तो अलग बात है।
इसी तरह लिव इन रिलेशन पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि लड़के सुसाइड कर रहे हैं, लड़कियां भी सुसाइड कर रही हैं, तमाम केसेस आ रही हैं अदालतों में, वो लिव इन रिलेशन के मामले हैं। इसी तरह से पति पत्नी के संबंध जब डर निकल गई, देखो अगर डर नहीं है आदमी के अंदर, कानून का भी तो भय है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कानून के भय की इज्जत है, तो परिवार में संस्कारों की भी भय होनी चाहिए। भय नहीं है तो स्त्री कहीं जा रही, पुरुष कहीं जा रहा, परिवार में एक घुटन हो रही है, एक अशांति है, उसमें तमाम लोग सुसाइड कर रहे हैं देश में, उनके कोई रिसर्च नहीं हो रहे, उनका कोई आंकड़ा नहीं आ रहा। तो इस तरह से तमाम दिक्कतें हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि एडल्ट्री के लिए रोकने के लिए, व्यभिचार को रोकने के लिए, परिवारों की पवित्रता को सुरक्षा देने के लिए एक नया कानून बनना चाहिए और देश के लोगों को इसमें हमारा साथ देना चाहिए। तरह तरह के बिंदु आपके इसमें हैं, किसानों के लिए भी है, एमएसपी की बात है, महंगाई की, बेरोजगारी की, तो इतने सारे मुद्दों पर आप काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि परिवर्तन होगा? अब देखिए क्या होता है कि कई बार शरीर में कई बीमारियां हो जाती हैं। हम जाते हैं मेडिसिन के डॉक्टर के पास, तो हमें ऐसा लगता है पेट में दर्द हो रहा है, तो मेडिसिन का डॉक्टर हमें अल्ट्रासाउंड के लिए पास भेज देता है। हाँ। कि नहीं आप रेडियोलॉजी वालों के पास जाइए। रेडियोलॉजी वाले जब चेक करते हैं तो उनको कहते हैं कि नहीं साहब ऐसा है कि आप थोड़ा सा सर्जरी वालों को भी दिखा लीजिए। हाँ। तो मल्टीपल प्रॉब्लम सोसाइटी के हैं, इसलिए हम जो पुनर्जागरण यात्रा में मल्टीपल बातें, बहुत सारी बातें उठा रहे हैं, जो समाज के दर्द है वो हम सारे दर्द को ले रहे हैं। हमारा ये कंसर्न नहीं है कि हम एक मुद्दा उठाएं या 10 मुद्दा उठाएं। समाज की जो भी तकलीफ है और जिस तकलीफ का समाधान मेरे को समझ में आता है, वो सारी तकलीफ प्लस उसका समाधान, दोनों बातें हम उनको कह रहे हैं। हम सरकार को भी बताते रहते हैं कि मेरी बातें मान लो, और हमने सांसदों को बताया, हमने बहुत दिनों तक सांसदों के साथ काम किया है, और अब हम जनता को भी बता रहे हैं, क्योंकि मंत्री लोग ये कहते हैं सब जनमत नहीं है, माहौल नहीं है, जनता मांगती है तो हमें करना होता है। तो जनता के मांग पैदा करिए। मांग पैदा करने के लिए पुनर्जागरण यात्रा कर रहा हूँ, जगह जगह भटक रहा हूँ, लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। राजनीतिक बेरोजगारी, ये बड़ा नया शब्द सुना है मैंने, ये क्या है? देखो ये तो हमारी एक बात है कि मैंने महसूस किया कि जो लोग राजनीतिक पार्टियों में काम करते हैं, कहा जाता है कि वो सेवा है। आप किसी भी पार्टी में काम करो, वो सेवा है। सेवा है। अच्छा, अगर वो सेवा है तो जब उनमें से एक को टिकट मिल जाता है, 1000 आदमी हाँ। आपके जिले में काम कर रहे हैं पार्टी में, और उसमें एक को टिकट मिल जाता है, हाँ। तो जिसको टिकट मिल जाता है और वो चुनाव जीत जाता है, तो उसको तुरंत मेवा मिलना शुरू हो जाता है। सेवा खत्म हो जाती है, मेवा मिलता है। अच्छा। फिर उसको सैलरी मिलती है, उसको पेंशन मिलती है, उसको हवाई जहाज फ्री मिलती है, उसको हेल्थ सर्विसेज फ्री मिलती हैं, 5 स्टार हेल्थ सर्विसेज। तो आप चाहते ना मिले उन्हें? नहीं, मैं चाहता हूँ सबको मिले। अच्छा, कैसे? मैं यही तो चाहता हूँ कि जो फिर बाकी लोग हैं बेचारे राजनीतिक बेरोजगार हैं। अब जो पार्टी में एक आदमी को टिकट मिला, 999 कार्यकर्ता पार्टियों के, तो बेचारे घर में बैठे रह गए। उनका क्या हुआ? अगर सेवा थी तो टिकट मिलने के बाद, चुनाव जीतने के बाद भी उनको मेवा क्यों मिलना चाहिए? अब अगर ये मेवा मिलना एक आदमी को ठीक है, तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता हैं उनका जीवन कैसे चलेगा? किस पैसे से काम करें? तो सारे सांसद विधायक थोड़ी बन जाएंगे? नहीं, ना बन जाए, हम नहीं कह रहे हैं कि उनको MP बनाओ, लेकिन उनके काम का मूल्य करो। अच्छा, अगर मान लो कि पॉलिटिकल पार्टियों में काम करना अपराध नहीं है, क्राइम नहीं है, वो समाज के लिए फायदेमंद है, तो जो भी चीज समाज के लिए फायदेमंद है उससे GDP बढ़ती है, और GDP बढ़ती है तो नोट छपती है, तो वो नोट कहाँ जाती है? तो अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, उनके काम करने से देश में सुव्यवस्था आ रही है, शांति आ रही है, अमन आ रहा है, मैनेजमेंट सोसाइटी का हो रहा है, और इससे GDP बढ़ रही है, तो कम से कम GDP का एक हिस्सा उन सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को देने के लिए कानून बनाया जाए, वेतन के तौर पर। अच्छा। सैलरी के तौर पर। ये सही है कि जो लोग काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, किसी भी पार्टी में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैकेनिज्म डिटेल चेकआउट किया जा सकता है। ये तो पार्टी को देना चाहिए ना। पार्टी को कहां से पार्टी देगी? जो लोग काम कर रहे हैं उसका लाभ केवल पार्टी नहीं उठा रही है, उसका लाभ देश भी उठा रहा है, तो पार्टी कहां से दे? पार्टी कहां से लाएगी इतना पैसा? इसलिए ये जिम्मेदारी सरकार की है कि बहुत सारे जो बेरोजगार लोग हैं पार्टियों में ही काम कर रहे हैं, जिसको जो पसंद आए, तो वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पे काम करेंगे, और जो अच्छा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, उसी पैसे से वो चुनाव लड़ेगा। बाद में उसको क्या होगा कि व्यापारियों से पैसा मांगना, कंपनियों से पैसा मांगना, पैसे वालों के सामने अपना आत्मसमर्पण करना,
अपनी ज़मीन बेचना, ये सब मुक्त हो जाएंगे। उसी सरकार से मिलने वाले पैसे से वो अपनी समाज सेवा के लिए आत्मनिर्भर हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे, उसी से चुनाव लड़ेंगे और जनता उनको समर्थन करेगी। तो वो जो अपहरण हो जाता है चुनाव लड़ने वालों का, या एमपी एमएलए जीतने के बाद, उनकी किडनैपिंग बंद हो जाएगी, उनका एब्डक्शन बंद हो जाएगा, वास्तव में वो जनता के प्रतिनिधि हो पाएंगे। आज तो वो किडनैप है। जी जी। एक और बड़ा अजीब व गरीब इसमें लिखा है कि सांसदों को प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार समाप्त कर यह अधिकार लगभग 6 लाख से अधिक ग्राम प्रधानों और सभासदों को दे दिया जाए। हाँ। बिल्कुल नई बात आप नहीं कर रहे ये सारी। देखिए, होता ये है कि मेरे जैसे आदमी की, मैंने कहा मेरी आंखें खुली भी हैं और दिखता भी है, और दूसरे लोगों की, ज़्यादातर लोगों की आंखें खुली हैं लेकिन दिखता नहीं है। मैं ऐसे कहता हूँ कि सेब के पेड़ से सेब गिरा और नीचे ही क्यों गया, ये प्रश्न न्यूटन के ही दिमाग क्यों आता है? मैं वो न्यूटन हूँ। मैं ये पूछता हूँ, जब आज़ादी मिली थी, जब संविधान बना था, तो उस समय सांसद जो बने थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपना घर बेचा, जिन्होंने अपने परिवार कुर्बान की, जिन्होंने अपनी ज़मीन बेची, जिन्होंने अपना सब कुछ खत्म किया, वो लोग एमपी बने। किसी ने सोचा नहीं था कि राजनीति एक दिन पैसा कमाने का जरिया बन जाएगा। आज राजनीति में 99% अपवादों को छोड़ दिया जाए तो राजनीति एक व्यापार है, एक बिजनेस है, शॉर्टकट में ज्यादा पैसा कमाने का, और अपराध करके पैसा कमाने का, और अपराध करके सुरक्षित भी बचे रहने का। सरकारी जितनी भी कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं, उनको धता बताने का और उनसे पैसा कमा लेने का, ये एक जनरल परसेप्शन है और सच्चाई भी है। मैं ये कहता हूं कि जब चेंज हो गया, 1950 के जो सांसद थे उनका चरित्र, और 2000 और 2025 के सांसद हैं और विधायक हैं, उनके चरित्र में जमीन आसमान का अंतर है। उनको दिया गया था कि आप प्रधानमंत्री चुनना, मुख्यमंत्री चुनना, उस चरित्र के लोगों का। अब ये जो चरित्र है, ऐसे चरित्र के लोगों को प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो हम कह रहे हैं उनका अधिकार छीन लीजिए। हाँ। वो गांव के प्रधानों सभासदों को दे दीजिए, तो देश का प्रधानमंत्री अब उन लोगों द्वारा चुना जाएगा जो देश में 6 लाख लोग हैं, गांव के प्रधान, शहरों के सभासद। आपकी बातें कैसे चलेंगी ये? मैं कहता हूँ बहुत, हमारे सुनकर कहेंगे कि ये तो बिल्कुल एकदम टिपिकल बात है। देखो, संसार में तो जब हम कभी ये सोचे थे कि हम यहां से बोलेंगे और अमेरिका सुनाई पड़ेगा, तो लोग हंसे थे। लोगों ने सोचा होगा कि इतना जोर से कोई बोलेगा, अरे पड़ोस में नहीं सुनाई पड़ता, अमेरिका कैसे सुनाई पड़ता। लेकिन एक मशीन आई, उस मशीन ने ऐसा संभव कर दिया जिसको आप मोबाइल कहते हो। तो अभी लोगों को अटपटा भले लगे, लेकिन सत्य सत्य है। जिन चरित्र के लोग अब सांसद बन रहे हैं, जिन चरित्र के लोग विधायक बन रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार बनाए रखना, ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये अधिकार उनसे लेकर के गांव के प्रधानों को दे दिया जाना चाहिए। देश के 6 लाख गांव प्रधान सभासद देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो 3 लाख गांव के प्रधानों को समझाना पड़ेगा। तो जो देश का प्रधानमंत्री है वो गांव के विकास की चिंता करेगा, ऐसे मुद्दे करेगा, तब उनको वोट मिलेगी। आज वो केवल मेट्रो सिटीज के विकास की बात करता है। पूरा देश का धन मेट्रो सिटीज में झोंक दिया जा रहा है, वहां जनता जा रही है, वहां ट्रैफिक जाम हो रहा है, फ्लाईओवर हो रहे हैं, 11 मंजिला फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो हम इस तरह, इससे इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है, इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, पूरे देश में समस्या खड़ी हो रही है, और गांव खाली होते चले जा रहे हैं, गांव में दरिद्रता फैलती जा रही है, शहरों में सारी संपन्नता चली जा रही है। इसका एक ही कारण है कि हमने 545 धनवान लोगों को, जो 25 करोड़ रुपया खर्च करके एमपी बनते हैं, उन्हीं को हमने प्रधानमंत्री चुनने का हक दे दिया। अगर गांव के प्रधानों को दे देंगे तो पूरी तस्वीर बदल जाएगी। गांव विकसित होंगे, शहरों की भीड़ कम होने लगेगी, बजट का ज्यादातर हिस्सा गांव की तरफ जाने लगेगा। 3 लाख आदमी को खरीदा नहीं जा सकेगा, उनको बेचा नहीं जा सका, लोकतंत्र बेहतर लोकतंत्र होगा। आज 545 चुने हुए लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं तो वो कम लोकतांत्रिक है। 3 लाख लोग या 6 लाख लोग जब चुनेंगे तो वो ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री होगा। इसी तरह मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री का भी चुनाव करने का अधिकार विधायकों से ले लिया जाए और जिला पंचायत सदस्यों को दे दिया जाए, तो कम से कम, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो 425 आदमी भारत का, उत्तर प्रदेश का भविष्य तय नहीं करेंगे। फिर
देश के कम से कम जो उत्तर प्रदेश के 10,000 8,000 जितने भी हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं, वो मुख्यमंत्री का पद ज़्यादा लोकतांत्रिक हो जाएगा। तो पहले हाँ, एक जरूर है, सांसद के विधायक के 3 काम हैं। एक काम प्रधानमंत्री चुनना या विधायक का काम है मुख्यमंत्री चुनना, दूसरा काम है कानून बनाना, तीसरा काम है बजट पास करना। तो ये 2 काम उनके बने रहे तीसरा दूसरों को दे दिया जाए, मतलब ये कानून बनाने वाला काम बना रहे, ये बना रहा है, और बजट पास करने वाला उनका बना रहे, हम नहीं कर रहे। ये जो प्रधानमंत्री चुनने वाला काम था और ये विधायकों का मुख्यमंत्री चुनने वाला काम था, ये काम इनका ले लिया जाए। अच्छा। क्योंकि ये उस लायक इनका अब चरित्र नहीं बचा। ये बात आप ये भी चाहते हैं कि सरकारी जो नौकर हैं उनका समय और वेतन दोनों आधा कर दिया जाए, तो क्यों बेचारों को परेशान कर रहे हैं? नहीं, बात बेचारों की नहीं है। हाँ। मान लो मैं आपका भाई हूँ, आप मेरी बहन हो जी, आपको नौकरी मिल गई, आप 1 लाख रुपए कमाते हो, 1.5 लाख रुपए कमाते हो, मैं बेरोज़गार हूँ और मैं अपना परिवार कैसे चलाऊँ? एक बहन होने के नाते आपको भाई पर दर्द तो आना चाहिए। या उल्टा कर लो, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, बिल्कुल। 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ और आप बेरोज़गार हो, आपका घर नहीं चल रहा है, तो एक भाई होने के नाते मुझे आप पर दर्द तो आना चाहिए। तो इसलिए सरकारी कर्मचारियों का फर्ज बनता है कि वो खुद अपनी मांग उठाएं कि वो अपना काम भी आधा कर दें। 8 घंटे नौकरी कर रहे हैं, 4 घंटे कर लें, 4 घंटे कुछ और कर लें, धंधा बिजनेस कुछ और कर लें, सही। बाकी जो 4 घंटा बच गया उसमें नए बेरोजगारों को मौका दे दें और अपना वेतन भी दे दें। तो कम से कम इस समय 1,74,00,000 सरकारी नौकरियां हैं, तो 1,74,00,000 और लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लगभग 1.25 करोड़। तो सरकारी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी, लेकिन बजट बढ़ेगा भी नहीं। सरकार को नए बजट के इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए देश में जनमत होना चाहिए। अगर मान लो सरकारी कर्मचारी इतना क्रूर हो जाए, इतना निर्दयी हो जाए कि वो अपने बहन की चिंता न करे, अपने भाई की चिंता न करे, वो ऐश में रहे, उसकी बहन उसका भाई दरिद्र बना रहे, अगर उसको बिल्कुल भी दर्द ना आता हो, दया ना आती हो, तो जो बेरोजगार भाई है या जो बेरोजगार बहन है उसे अपने रोजगार प्राप्त भाई या बहन पर दया क्यों करनी चाहिए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मामले में एक मुहिम चलनी चाहिए, एक बहस चलनी चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों का काम भी आधा कर दो, अब वेतन भी आधा कर दो, उतना ही लोगों को, नए लोगों को एडजस्ट कर दो। बहुत सारे आपके पॉइंट्स हैं जो इसमें से और रह गए हैं और बहुत काम की बातें भी हैं, लेकिन वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो फिर आपसे किसी दिन बात करेंगे। और मुझे लगता है कि लोग आपकी बात सुनेंगे और जिस पावरफुल तरीके से आपने अपनी बात कही है, मेरी तो समझ में आई है, मुझे लगता है व्यूअर्स के भी समझ में आई होगी। और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।